में हम चर्चा करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ना डिस्प्लेसमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द चैप्टर ऑसिलेशंस। सो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मैकेनिक्स में हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है और आप ये जानते हैं कि वी डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज अ चेंज इन इट्स पोजीशन वेक्टर। तो यदि एक बॉडी के पोजीशन वेक्टर में चेंज आता है तो हम उसको एक टर्म डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है वो डिफाइन करते हैं। अब देखिए कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसकी हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चलता है और ए के बाद वो सी पर जाता है, सी के बाद वो यहाँ आता है, फिर वो डी पॉइंट पर जाता है और फिर वो बी पॉइंट पर पहुँचता है। तो ये जो इसकी पाथ लेंथ होती है, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज़ द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट from initial point to the final point. It's called the distance. And if we are talking about the shortest distance between these 2 points, I mean A and B, so then it is called the displacement. This is what we have studied in mechanics. ये हमने mechanics में already पढ़ रखा है. Okay, but in the oscillations, if we are once again discussing about the displacement, then now we are discussing about the displacement in the general sense. अब हम displacement, generally displacement हम किसको बोल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। It refers to the change with time of any physical property। किसी भी physical property का जो समय के साथ बदलाव होता है, उसकी वैल्यूज़ जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है, वो समय के साथ यदि बदल रहा है तो उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट जनरली कह सकते हैं। ओके, उदाहरण के लिए हम यदि बात करें कि हम रेक्टिलिनियर मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक बॉल है और उस बॉल को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। ओके, सो ये जस्ट आप ये देख लीजिए कि यू आर जस्ट टेकिंग दिस बॉल, initially it is at point A and then finally it reached to the another point B after some time. So initially it is at point A and after some time it will reach to point B, and then the shortest distance, this is the distance between the 2 points, is called the position displacement. So specifically we will write it as a position displacement. This is what we have studied in the mechanics. This is the position displacement. Okay, this is position displacement. So as the questions to the choice of origin is concerned, so हम उसका जो position है वो कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। आप चाहें तो ए पॉइंट से दूर कहीं ओ पॉइंट आप चूज़ कर लीजिए, वहाँ से आप माप सकते हैं। तो जहाँ भी आपकी इच्छा है वहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। कंसिडर करिए कि आपके पास एक ब्लॉक है और वो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और उसका एक किनारा जो है वो एक रिजिड बॉल के साथ जोड़ रखा है। अब आप क्या करते हैं कि यदि आप मान लो इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इट मे बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, इट मे बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मे बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप रिजिड बॉल से चूज़ कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी हियर, ये जो एक्स है, दिस इज the position of the on the block or on the surface, right? So generally हम क्या करते हैं, it is convenient to measure the displacement of the body from the equilibrium position। हम कोशिश ये की जाती है कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मापा जाए। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हम आपसे कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ओके, यदि हम ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम की बात करें, यदि आप अपने अगले डायग्राम में देखें, यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, यदि हमारे पास कोई एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है तो देखिए ये जो पेंडुलम की मीन पोजीशन होगी और इसके बाद पेंडुलम क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ऑसिलेशंस में क्या होता है, बॉडी विल हैव द टू एंड फ्रो मोशन, कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी, मीन पोजीशन के कभी आगे जाएगी और कभी की पीछे जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। Okay, so the body will vibrate between the two extreme position and one mean position, right? कभी वो यहाँ पहुँच जाएगी, इस एंड पर भी पहुँच जाएगी। So this is the another extreme position. The body will vibrate between the two extreme position and one mean position, right? So अब इसमें क्या होगा, ये इसकी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। अब आप देखें कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बॉल जो जा रही है,
तो उसको हम थीटा से बता सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो this is what we have to explain over here. The oscillating simple pendulum, the angle from the vertical as a function of time. ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो समय के साथ बदलेगी, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. दिस मे बी रिगार्डेड एज अ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल. हमने जो नई डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें हमने ये पढ़ा है, देखिए जरा गौर से, चेंज विद टाइम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि समय के साथ बदले तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं. ओके, सो द टर्म डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोजीशन ओनली. यहाँ आप ध्यान से देखें, हम टर्म डिस्प्लेसमेंट का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि उसकी पोजीशन ही बदली है. This is very much important for you to understand for the future course of action. So there can be many other kind of displacement. और भी कुछ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम आपके साथ एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. +2 में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा कि जो द वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज कैसे बदलती है, इसको आप ऐसे देख रहे हैं, द चेंजिंग विद टाइम इन एसी सर्किट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल. तो आप ये एक डायग्राम नंबर आप देख लें, इसको हम 1 कह दें, और इसको हम 2 कह दें, और इसको हम 3 कह दें. तो आप थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो किस तरीके से वेरी करेगी. ये देखिए, this value is V0 and this value is also V0. So this displacement is the displacement variable that is changing with the passage of time. So you can write the mathematics of this. B is equal to B0 sine omega t. Okay. About the periodic motion and the oscillatory motion. हमने दो चीज़ों के बारे में अभी तक पढ़ा है कि periodic motion क्या होता है और oscillatory motion क्या होता है. तो अब इस पीरियोडिक मोशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए. या हमने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा है, हम उसका मैथमेटिक्स लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसका जो रेस्पेक्टिव मैथमेटिक्स समझना पड़ेगा. तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन. तो जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वहाँ से हमें चलना पड़ेगा. पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आप ए पॉइंट के से आप चलना शुरू करते हैं, और एक फिक्स टाइम के बाद आप दोबारा फिर से ए पर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ओके, और एक यूनिट टाइम में आप कितनी बार रिपीट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो यदि हमें पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आप एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद दोबारा फिर से वहाँ आ जाते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए, जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो आपको दोबारा फिर से मैथमेटिकल लैंग्वेज में वहाँ पहुँचा दे. तो कुछ हम इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो जहाँ तक सवाल है कि एग्जाम में आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है, तो इसमें से सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन एंड एक्सप्लेन. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं. देखिए, कोई भी फंक्शन है जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर देगा, रिपीट इटसेल्फ, एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो पीरियड होता है. ओके, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं. तो हम जो नेचर में घट रहा है उसी का मैथमेटिक्स करने वाले हैं. तो आप इस फिगर नंबर 1 में देखें, एक बार फिर से आप देखने की कोशिश करें कि ये एक सर्कल हो गया, आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं. अब आप इस सर्कल में जितने सर्कल कंप्लीट करते चले जाएंगे, तो वापस आप कितनी बार ए के ऊपर आएंगे. एक सर्कल पूरा करने के बाद आप फिर ए पर आएंगे, दोबारा फिर से सर्कल पूरा करने के बाद फिर ए पर आएंगे, तीसरी बार पूरा करने के बाद फिर ए के ऊपर आएंगे. तो आपको मैथमेटिक्स भी कुछ इस तरीके का बनाना है, कुछ इसको इस तरीके की मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है जो ये बताए कि आप बार 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 जो है वो ए पॉइंट से गुजर रहे हैं. तो जब आप एक बार इसमें से गुजरते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट. सो हमारे पास है कुछ एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है कुछ पीरियोडिक फंक्शंस के. जैसे एक साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड. देखिए, हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा जो सर्कुलर ट्रैक है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं. एक सेमी सर्कल जो है वो हो जाएगा ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा ADB. अब दो इसके आधे आधे पार्ट हो गए. तो हमने क्या किया कि इन दोनों पार्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फर्स्ट पार्ट को हमने ऊपर रख दिया, इस पार्ट को हमने ऊपर रख दिया, और जो दूसरा पार्ट है इसको हमने नीचे रख दिया, इसको अरेंज कर दिया.
तो अब ज़रा गौर से देखें कि ये एक साइन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इसको ये वेव की फॉर्म ले रहा है। इसको हम दोबारा फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। ये बड़े मज़ेदार कहानी है, इसको आप देखें तो आपको एक थोड़ा-सा स्किल भी आएगा कि हम चीज़ों को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं। नेचर की घटने वाली घटनाओं का हम मैथमेटिक्स कैसे लिखते हैं। ये देखिए, हम इसको कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए ऐसे, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो लोअर वाला पार्ट है उसको वैसे रहने दिया, ये लोअर वाला पार्ट है, और इसका जो अपर वाला पार्ट है उसका फर्स्ट हाफ जो ऐसे रख दिया, अगला हाफ जो बचा वो यहाँ रख दिया। तो यही जो फंक्शन होगा, इसका जो मैथमेटिक्स है वो है साइन वेरिएशन है वो। उसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। ये जो ए है, ये वाला पार्ट जो है वो ए है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। तो ये वही रहा एम्पलीट्यूड ए यहाँ, और इसकी जो वेरिएशंस हैं वो कॉस कॉस ओमेगा टी की होंगी। दिस इज ए कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शन है, एक ए साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरा है ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। और जिसमें जो टी होगा ना, जो टी होगा वो होगा, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से हमने समझना है। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा फंक्शन जो आपको वापस फिर उसी पॉइंट पर ले आए उसको पेरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। उदाहरण से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, विल ट्राई टू राइट इट डाउन लाइक दिस। सो दैट इज फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन है कि हम लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ टी, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा इसका वैल्यू, और इसको हम लिख देते हैं कोई ए, ये एम्पलीट्यूड हो गया जैसे मैंने डायग्राम में लिखा था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो ओमेगा का वैल्यू जो है वो 2 पाई बाई टी है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज ए साइन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी। एक फंक्शन ऐसा हो गया। तो ये इस तरीके का है, इसको आप फिगर नंबर 2 हो गया, और इसको आप फिगर नंबर 3 से देख सकते हैं। अब हम इस फंक्शन को, ये देखिए आपका ये ना पीरियोडिक मोशन ही है, फिगर नंबर 1 में पीरियोडिक मोशन है, हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको या तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं या फिगर नंबर 4 की तरह अरेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं लिखूं कि दोबारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, जी द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू, वो आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड आ गया, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, सो इफ आई विल राइट इट एज ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका एम्पलीट्यूड हम बदल देते हैं, इसको हम लिख देते हैं बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, सम बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको मैं लिखूं, ये आ जाएगा बी, ये वाला पार्ट होगा फिर बी। ओके, सो ये आ जाएगा बी, ये आएगा कॉस ऑफ ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी हो जाएगा, राइट। सो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन जो है हमें टी टाइम के बाद वहां वापस ले आते हैं कि नहीं। एक टाइम पीरियड जो कैपिटल टी होता है ना, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, वापस फिर इसी पॉइंट पर लौट कर आ गए, इसको बोलते हैं कैपिटल टी। तो इसमें आपको चीज़ें समझनी है कि कैपिटल टी क्या चीज़ है और स्मॉल टी क्या चीज़ है, राइट। तो कैपिटल टी है टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक गोला कंप्लीट करने में आपको जितना समय लगेगा वो है कैपिटल टी। और स्मॉल टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, एनी टाइम, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। जैसे उदाहरण से आप समझिए, आप ए पॉइंट से चलते हैं, दोबारा फिर से आप ए पर पहुंच जाते हैं, तो वो तो हुआ कैपिटल टी। अब ए से वापस ए तक आने के लिए आप यहाँ भी थे, कभी कभी आप यहाँ थे, कभी यहाँ थे, कभी यहाँ थे, कभी यहाँ थे। तो किसी भी टाइम आपकी जो लोकेशन है वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट की जाती है। अब हम यहाँ चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये फंक्शन पेरियोडिक है कि नहीं। पेरियोडिक होने का मतलब क्या होगा, ये आपको फिर वहीं का वहीं ले आएगा। तो सबसे पहले हम जरा चेक करके देखें। यहाँ हम लिखते हैं कि इस फंक्शन में यदि हम एक टाइम पीरियड जोड़ देते हैं, एफ टी प्लस टी कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ए, इसकी शक्ल वैसी ही बन जानी चाहिए। तो ये आएगा ओमेगा, और टाइम में आप फिर टाइम जोड़ दीजिए, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। तो ये आगे इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए, ये आएगा ए साइन ओमेगा इज 2 पाई बाई, इट इज 2 पाई बाई टी।
ओमेगा इज 2 पाई/t इंटू टी, ब्रैकेट खुल गया, प्लस 2 पाई/t इंटू टी हो जाएगा। ये टी के साथ टी कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा ए साइन ऑफ 2 पाई/t इंटू टी प्लस 2 पाई। ओके, जरा ये वाला पार्ट आर्गुमेंट को आप गौर से देखें। इसने ये शेप ले ली है, देखिए ये बना ए साइन ऑफ, ये ओमेगा टी हुआ बिकॉज 2 पाई/t इज ओमेगा, और ये हो गया 2 पाई, राइट। यूजिंग, अब हम यहाँ यूज करते हैं, यूजिंग, हम जानते हैं साइन ऑफ 2 पाई में कोई आप एंगल थीटा जोड़ते हैं तो वो साइन थीटा ही रहता है। अब जरा गौर से देखिए, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया एंगल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए एफ फंक्शन में, जो हमारे पास ये फंक्शन था, इसमें हमने एक पूरा टाइम पीरियड जोड़ दिया। ओके, सो ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया ए साइन ऑफ ओनली ओमेगा टी, 2 पाई प्लस ओमेगा टी इज ओनली ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। बड़े मजेदार बात। आप देखो भला, आपने आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था मैथमेटिक्स में, ये था फंक्शन ऑफ टी, और उसकी जो आंसर था ए साइन ऑफ ओमेगा टी था। यदि आपने इसमें एक पूरा टाइम पीरियड टी जोड़ दिया, ओके, तो आपका दोबारा फिर से टी जोड़ने के बाद दोबारा फिर से फंक्शन ऑफ टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जहां से आप चले थे एक पूरे फुल टाइम पीरियड के बाद आप वहीं के वहीं हैं। नाउ अब हम दूसरे फंक्शन को चेक करके देखते हैं, जी द फंक्शन ऑफ टी। हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। So this is from equation number 2. From equation number 2 हम देखते हैं g को अब t प्लस टी करते हैं। g को हम करते हैं t प्लस, यहाँ फुल टाइम पीरियड जोड़ देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा b cos ऑफ, ओके, b cos ऑफ ओमेगा, और टाइम में टाइम जुड़ेगा, ये जोड़ दिया। अब आप इसको जरा खोल के देखें, ये मेरे पास आ जाएगा b cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद नाउ बी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ओके, या फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यूजिंग, या फिर हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं यूजिंग कॉस 2 पाई प्लस थीटा, so it is only cos theta. So here in place of this, ये वही फॉर्म में 2 पाई प्लस थीटा, so it is once again cos theta. तो यहाँ हम लिख सकते हैं g t प्लस कैपिटल T is equal to, this is b cos of only omega t. now 2 पाई प्लस ओमेगा t is only cos omega t. आप देखिए जरा इसको, b cos of omega t किसके बराबर है? यहाँ देखिए, दिस इज इक्वल टू जी टी ओनली। आपने क्या देखा? यदि आप जी टी में टी प्लस एक टाइम पीरियड ऐड करते हैं तो आपके पास दोबारा फिर से वही फंक्शन बन जाता है, तो जोड़ने और ना जोड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। समझ गए? दिस इज द मीनिंग ऑफ द पेरियोडिक फंक्शन। पेरियोडिक फंक्शन वो होते हैं कुछ एक पीरियड के बाद वो दोबारा फिर से अपने आप को रिपीट करते हैं, सो सच फंक्शंस आर कॉल्ड पेरियोडिक फंक्शंस। So we can represent these two functions as the linear combination, linear combination of the sine and cosine functions, and they are represented by the Fourier series. So इसको हम Fourier series से भी represent कर सकते हैं। that is beyond your syllabus, so I won't like to discuss this. Thank you. Ft is equal to a sine omega t, and further the linear combination of sine and cosine function. We'll try to take the linear combination of sine and cosine function. So I will write now this ft is equal to, this is a sine omega t
ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब हम इसको लीनियरली कंबाइन कर देते हैं। ओके, और इसमें क्या होगा, ये फिर आगे एक पेरियोडिक फंक्शन बनेगा। इफ वी विल मेक द लीनियर कॉम्बिनेशन, जस्ट हम इनको ऐड कर देते हैं, जो दो हमने पेरियोडिक फंक्शन लिए थे उन दोनों को हम यदि ऐड कर देते हैं तो दोबारा फिर से एक पेरियोडिक फंक्शन बना देगा। ओके, हम यहाँ यूज करते हैं यूजिंग, यहाँ हम करते हैं ए की जगह हम यूज करते हैं ए इज इक्वल टू सम डी कॉस फाई। ओके, और जो बी है उसकी जगह हम पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू सम d साइन फाई। दिस इज जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो क्या होने वाला है, इसको हम आगे इक्वेशन लिख देते हैं, कोई नए पेज की इक्वेशन, हम इसको 3 लिख देते हैं, होपफुली इट इज करेक्ट, एंड दिस इज 4 and 5। so using in equation number 3, using in equation 3, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको, तो हमारे पास आ जाएगा जो फंक्शन ऑफ टी है उसमें आप ले सकते हैं ए की जगह डी कॉस वाई, और आगे आप इसको ऐसे रहने दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस बी की जगह डी साइन फाई एंड कॉस ओमेगा टी। ओके, सो दिस योर फंक्शन की कैसी फॉर्म हो जाएगी जरा देखना, आप डी कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाई, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये देखिए, ये कुछ फार्मूला बन गया, फार्म ये देखो कि इस फार्मूले को आपने पढ़ रखा है यूजिंग, ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। दिस इज व्हाट साइन ए प्लस बी, आपके पास बन जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ ए क्या है, ए है आपके पास ओमेगा टी, और यहाँ बी क्या है, बी है आपके पास फाई। सो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट नाउ दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। सो इसका मतलब जो ये हमारे पास फार्मूला है बन जाएगा, फंक्शन ऑफ टी कैन बी रिटन एज डी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। और इसमें आपने देखिए कि पहले हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस लिए, पेरियोडिक फंक्शन लिए, ये जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, बी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने इनको लीनियरली कंबाइन कर दिया, नया फंक्शन बना दिया, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। आपने देखा क्या, ये चेंज करने के बाद हमने ये देखा ये दोबारा फिर से पेरियोडिक फंक्शन ही रहा, बिकॉज दिस इज सम ए एंड दिस इज साइन थीटा, सो ये फिर दोबारा से पेरियोडिक फंक्शन बन गया। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। अब यहाँ से यदि हम डी का वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हमने यूज़ किया था कि ए को आपने यूज़ किया डी कॉस फाई, ओके, और बी को हमने यूज़ किया डी साइन फाई, ऐसे किया। अब स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, इसको हम इक्वेशन नंबर इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इसको हम 5 मान लेते हैं, और इसको 6 मान लेते हैं, by squaring and adding equation 5 and 6, by squaring and adding equation number 5 and equation number 6। अब 5 और 6 को स्क्वायर और ऐड कर दीजिए, अब पास आ जाएगा दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यू आर लेफ्ट विथ cos square 5 plus sin square 5, this part is equal to 1, so we have d square is equal to a square plus b square, d is equal to under root
a square plus b square. This is another part of this expression. देखिए आप d को वैल्यूट कर सकते हैं कि जो d आपने रेंडमली चूज किया था उसका वैल्यू यदि हमने निकालना है तो हम उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं. ओके, और आप यहाँ कर दें इक्वेशन नंबर 6/5 एक अनदर ऑपरेशन. इक्वेशन नंबर 6 को आप इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा tan phi is equal to b upon a. So phi you have chosen is tangent inverse, this is tan inverse b upon a. So एक आपके पास ये पार्ट भी था. ये देखिए यहाँ हमने जो जो चीज़ें चूज़ की थी उसको हमने निकाल भी लिया. ये देखिए आप ए में डी आपको हमने यूज़ किया था, डी को हम ऐसे वैल्यूट कर सकते हैं, और एक हमने फाइव को चूज़ किया था और फाइव को हम ऐसे वैल्यूट कर सकते हैं. So this is the great importance of this periodic sine and cosine function is due to remarkable results proved by the French mathematician. This is Jean-Baptiste Joseph Fourier, and he has given this work into picture from 1768 to 1830. So he says any periodic functions can be expressed as the superposition of the sine and this is the superposition of the sine and cosine functions of the different time period. It may be of the same time period, maybe of the different time period with suitable coefficients, right? The concept of the periodic functions and non-periodic functions. तो हमने पढ़ा था कि जो periodic functions कैसे होते हैं, जो एक पीरियड के बाद अपने आप को फिर वैसे का वैसा रिपीट करते हैं क्योंकि periodic motion को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल आपको चूज किए हैं. And these examples are as the first example is which of the following functions of the time represent the periodic and non-periodic functions. तो कुछ हमारे पास फंक्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, ये चार फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंक्शन जो है वो पेरियोडिक है या फिर कौन सा नॉन पेरियोडिक है, और गिव द पीरियड फॉर ईच केस, और हर केस में हम निकालेंगे कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है. तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है. इसका हम लिखें फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी. आप इससे बहुत सुंदर चीज़ सीखेंगे. हम इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस जो हमने अभी तक टेक्स्ट में पढ़ा उसमें लिखने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हमें समझ आ जाएगा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस बी कॉस ओमेगा टी. दिस इज द वे कि हम दो पैरियोडिक फंक्शंस को लीनियर कॉम्बिनेशन का सम करके लिखते हैं. तो आप ऊपर वाले फंक्शन में देखें कि यहाँ इन प्लेस ऑफ ए यू हैव a is equal to 1 and b is equal to 1 also, right? So because we have written it that a is equal to d cos phi and b is equal to d sin phi as we have done. So d is here is equal to under root of a square plus b square. So this is under root 1 का square 1 plus v का square भी 1 आ जाएगा. So this is just under root 2, and then tan phi is b upon a, and then phi is equal to this is tangent inverse b upon a. So this is tangent inverse b upon a is 1 upon 1. This is tangent inverse 1, right? And which is pi by 4. 45 डिग्री पर tan जो है वो 1 होता है. तो हमने ये दोनों ही वैल्यूज निकाल रखी है. अब हम इसको एक अनदर पेरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है एफ टी. हम जानते हैं कि यदि इस इक्वेशन को हम आगे लिखें एक साइन वेव की फॉर्म में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी साइन, नाउ दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव. ओके, दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? सो हियर फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 4. किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया और d का वैल्यू जो है वो यहाँ हमने किस तरीके से निकाला.
तो इसको हम लिख सकते हैं, नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ टी is equal to, in place of d I can write this is under root 2 and then sine omega t plus pi by 4. ओके, अब हमने देखना है कि ये फंक्शन जो वो पेरियोडिक है या नहीं है, और ये पेरियोडिक फंक्शन है बिकॉज इट इज सम ऑफ दिस टू पेरियोडिक फंक्शन, दिस इज पेरियोडिक बट विल चेक इट एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें t प्लस टी ऐड करके देखते हैं, इसमें एक टाइम पीरियड ऐड करके देखते हैं। यदि इसकी शक्ल दोबारा फिर से वैसी हो गई तो हम बोलेंगे कि पेरियोडिक है। चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 और ये साइन ओमेगा, और आप इसमें देख लीजिए कि टी टाइम में टाइम ऐड कर दीजिए आप, एक पूरा टाइम पीरियड प्लस पाई बाई 4। ओके, तो इसको मैं आगे ले जाऊं तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन, और ये आएगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, so this is 2 पाई बाई ओमेगा प्लस पाई बाई 4। तो ये ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रह जाएगा अंडर रूट 2 एंड साइन, ये मेरे पास आ गया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। अब आप यहाँ देख लें कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है यूजिंग साइन 2 पाई प्लस थीटा इज जस्ट इक्वल टू साइन थीटा, वो साइन थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए थीटा जो है आपके पास वो क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है। ओके, और अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब जरा देखिए, आपके पास फंक्शन ऑफ टी में आपने एक पूरा टाइम पीरियड ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, दिस इज अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। अब आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ से आपने शुरू किया था, इसमें एक फुल टाइम पीरियड ऐड करने के बाद दोबारा फिर से आपकी जो फंक्शन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जैसे आपको यहाँ देखना है कि जो फिजिकल चीज़ों को ये कैसे बताता है कि यदि आप किसी सर्कुलर मोशन को, बिकॉज इट्स ए पेरियोडिक मोशन, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस एनी सर्कुलर मोशन लाइक दिस, कि आप यहाँ से चले एंड यू आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट वंस अगेन, एक पूरे टाइम पीरियड के बाद आप दोबारा फिर इस पॉइंट पर आ गए, तो उस इस घटना को जो फंक्शन बताएगा तो उसको पेरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ से ये आपका फंक्शन जो किसी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें एक आपने पूरा टाइम पीरियड यदि ऐड किया तो दोबारा फिर से उसने वही फॉर्म ले ली, इसलिए ये फंक्शन जो है वो एक पेरियोडिक फंक्शन है, राइट। एग्जाम्पल 14.2 के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, ये रहा हमारे पास फंक्शन ऑफ टी, it is equal to sine omega t and plus cos 2 omega t and this is sine 4 omega t, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये पेरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो पेरियोडिक फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में एक कंप्लीट टाइम पीरियड को ऐड करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि दोबारा उसकी शक्ल सूरत जो है वो वैसे की वैसी हो जाती है कि नहीं, तो हम इसमें प्लस टी ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये मेरे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी में आप क्या ऐड कर दीजिए, ओमेगा टी ऐड कर दीजिए, पर इसमें टाइम पीरियड को आप फुल टाइम पीरियड ले लीजिए। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। सो कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी में हम क्या करते हैं, 2 ओमेगा कैपिटल टी ऐड कर देते हैं, और इसमें हमारे पास है साइन 4 ओमेगा टी में हम 4 ओमेगा कैपिटल टी ऐड कर देते हैं। ओके, अब हमें पता चल जाएगा कि पीरियोडिक है कि नहीं, और इसका पीरियड पता चल जाएगा। सो इसमें हम ये देखेंगे कि फंक्शन ऑफ टी में यदि आपने एक टाइम पीरियड जोड़ दिया तो क्या हुआ हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए आएगा ओमेगा टी प्लस टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सो ओमेगा और इसको 2 पाई बाई ओमेगा लिखना पड़ेगा,
राइट। जरा आप ध्यान से देखना कि हम कर क्या रहे हैं। ये आएगा कॉस, यहाँ आपके पास है 2 ओमेगा टी प्लस यहाँ 2 ओमेगा, तो यहाँ 2 पाई/2 ओमेगा होगा, क्योंकि उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा बचेगा। ओके, और प्लस हम थर्ड पार्ट को ऐसे लिख देते हैं, दिस इज साइन ऑफ 4 ओमेगा टी प्लस 4 ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई/4 ओमेगा। ध्यान से देखने वाली बात है, हम एक कॉमन कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, t इज इक्वल दिस t0 इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ये है आपके पास वन टाइम पीरियड। सो जरा देखें हम, ये क्या बन जाएगा, यहाँ ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा के साथ यहाँ 2 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 ओमेगा के साथ 4 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें कि इसमें मेरे पास आ जाएगा, दिस इज टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये देखिए ये मेरे पास बचा ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ओके, so sine of omega t plus theta is sorry, sine of 2 पाई plus theta is sin theta। यहाँ देखिए, यहाँ बचा आपके पास cos, ये बचा 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा से 2 ओमेगा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 2 पाई। और यहाँ मेरे पास थर्ड केस में बचेगा साइन ऑफ दिस इज 4 ओमेगा टी प्लस 2 पाई। अब हम गौर से देखें तो मेरे पास यहाँ बचता है, दिस फंक्शन ऑफ t प्लस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। तो यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी, और दूसरा है यहाँ देखिए 2 पाई प्लस 2 ओमेगा टी, तो ये बचेगा कॉस 2 ओमेगा टी। और यहाँ तीसरे केस में 2 पाई प्लस 4 ओमेगा टी, सो दिस इज साइन 4 ओमेगा टी। अब आप क्या देख रहे हैं, this function is equal to f of t। So what we have seen that f of t plus t is equal to the function of t। So firstly it is a periodic function, पहले तो ये periodic function है, पर इसमें बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि इसमें सभी का पीरियड सेम नहीं है। अब हमने देखना है कि जो पीरियड है वो सभी का कितना कितना है। अब 2 पाई की इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ आपको लिखना पड़ा, सो फर्स्ट केस जो हमारे पास होगा, फॉर साइन ऑफ ओमेगा टी, द साइन ऑफ ओमेगा टी हियर, हम ऐसा कहते हैं, बट every part has different time periods। So here time period for sin ओमेगा टी के लिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी के लिए क्या होगा। तो आपने यहाँ गौर से देख लेना है कि इसमें 2 पाई की फॉर्म में लाने के लिए आपको यहाँ t0 पुट करना पड़ा, इसका तो टाइम पीरियड होगा जस्ट t0, सो दैट इज 2 पाई/ओमेगा। ओके, आगे हम देखते हैं टाइम पीरियड फॉर कॉस ऑफ, टाइम पीरियड फॉर कॉस 2 ओमेगा टी। इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है टाइम पीरियड t इज इक्वल, यहाँ देखें आप, यहाँ हमने सॉल्व किया है, ये इस पार्ट में देखें, ये वाला जो पार्ट है इतना इतना क्या है, दिस इज t0। सो दिस पार्ट इज, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू t0/2। ओके, एंड द टाइम पीरियड फॉर साइन 4 ओमेगा टी, इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू t0। यहाँ जरा देखें, ये देखिए ये वाला पार्ट तो रहा t0, this is by 4, this is t0/4। so this is all about this problem कि ये जो फंक्शन है वो एक पेरियोडिक फंक्शन है, और इसमें इस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो t0/4 है, इस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो t0/2 है, और इस पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो t0 है। वेयर t0 इज इक्वल टू 2 ओके। Third part of this problem, example number 14.2। so here function of t is equal to e की minus of omega t।
हम तो सीधी सी बात ये कहें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इसमें हम यदि इसमें कोई वैल्यू हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, टी में आप कुछ टाइम इंटरवल और आप ऐड कर दीजिए, तो ई के माइनस ऑफ ओमेगा टी यहाँ टी प्लस कैपिटल टी हो जाएगा। अब आप यदि इसको एक्सपैंड करते हैं, तो आप यहाँ देखें कि जो एडिशनल टाइम जो है, यहाँ ज़रा ग्राफ को आप ध्यान से देखें। ग्राफ में आप यदि कोई अगली टी में कोई वैल्यू आप कैपिटल टी आप ऐड करते हैं, तो बट इट्स गोइंग टू हैपन, इट इज दिस फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सो हियर x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी। इसको हम यहाँ x को रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी, और यहाँ x की जगह हम टाइम के साथ हम ग्राफ ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम टाइम की कोई वैल्यू यहाँ t ले लेते हैं, तो इसके बाद एक टाइम पीरियड हम और ऐड करते हैं, हम t प्लस टी, यहाँ एक कंप्लीट टाइम पीरियड यहाँ ऐड कर देते हैं, और यहाँ आपका जो टाइम पीरियड है t प्लस कोई 2t हो जाता है। सो नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ t। तो ये जो फंक्शन है वो लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, एंड इट विल नेवर repeat the same situation once again. So we can say that the exponential function is a non-periodic function. So हम ये कह सकते हैं कि जो exponential function है वो non-periodic function होता है, okay?